साथियों नमस्कार। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स के बारे में। जब आप आरएएस प्री 2023 के सिलेबस को देखते हो तो आप पाते हो कि किसी भी प्रकार के जो बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं उनका स्पष्ट रूप से उल्लेख सिलेबस में नहीं दिया गया है। तो फिर प्रश्न उठता है कि इन बायोलॉजी के इन टॉपिक्स को फिर हम आरएएस प्री 2023 के लिए क्यों पढ़ रहे हैं। तो उसका जवाब है, सिलेबस में एक बिंदु दिया हुआ है दैनिक जीवन में विज्ञान, और चूंकि बायोलॉजी भी विज्ञान के अंतर्गत आता है इसलिए बायोलॉजी के उन टॉपिक्स को हमें पढ़ना होगा जो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंधित हैं। चूंकि विशेष रूप से उल्लेख इन टॉपिक्स का सिलेबस में नहीं किया गया है इसलिए बहुत ज़्यादा डीप में इन सिस्टम्स की स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन दिन प्रतिदिन के जीवन से किस प्रकार ये टॉपिक संबंधित हैं उसकी सामान्य जानकारी हमें होना आवश्यक है। तो आइए ऐसे ही कुछ टॉपिक्स को आज की क्लास में पढ़ते हैं, जिनमें से हम बात करेंगे सबसे पहले किडनी के बारे में, उसके बाद में हम नेत्रों के बारे में, ह्यूमन आई के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम हृदय के बारे में बात करेंगे, और उसके अलावा श्वसन रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र के बारे में बात करेंगे, और नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम किडनी के साथ में। किडनी की यदि हम संख्या देखें हमारे शरीर में, तो मानव के शरीर में किडनी की जो संख्या होती है वो किडनी होती है 2, यानी 2 किडनी हमारे शरीर में स्थित होती है। अब ये जो किडनी होती है इनकी जो कार्यात्मक इकाई होती है, किडनी की जो कार्यात्मक इकाई होती है वो कार्यात्मक इकाई कहलाती है नेफ्रॉन। कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई दोनों ही क्या क्या होती है किडनी की? नेफ्रॉन। अर्थात किडनी बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है, और इस नेफ्रॉन में ही एक स्ट्रक्चर होती है जिसे क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस कहा जाता है। और ये ग्लोमेरुलस जो है वही संरचना है जो कि किडनी के प्रमुख कार्य को अंजाम देती है, और किडनी का प्रमुख जो कार्य होता है वो है शरीर से अपशिष्ट जो पदार्थ हैं उन अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना। तो अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का जो ये कार्य किया जाता है वो किया जाता है रक्त को छानकर, ब्लड को छानकर, और ब्लड को छानने का ये जो कार्य किया जाता है ये नेफ्रॉन में स्थित ग्लोमेरुलस नाम का एक गुच्छा होता है उसके द्वारा किया जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कह देते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कह देते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो एक प्रकार से किडनी जो होती है हमारे शरीर के लिए छलनी का कार्य करती है और अपशिष्ट पदार्थों को छानकर शरीर से बाहर निकालती है, मूत्र के रूप में या यूरिन के रूप में। अब सारी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? अपशिष्ट पदार्थ कहाँ से शरीर में आते हैं और किन अपशिष्ट पदार्थों को किडनी के द्वारा बाहर निकाला जाता है उसके बारे में भी हम क्लास में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको फिर से समझा दूं, किडनी की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? 2। और किडनी एक विशेष प्रकार की संरचना से मिलकर बनी होती है, उसको कहते हैं नेफ्रॉन। इसीलिए नेफ्रॉन को किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई बोला जाता है। नेफ्रॉन में एक संरचना होती है ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस का जो कार्य है वो है रक्त को छानना, और रक्त में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको छान करके मूत्र के रूप में बाहर निकाल देना। इसी कार्य को किस नाम से जाना जाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कि ये संपूर्ण गतिविधि जो मैंने आपको बताई वो होती किस प्रकार से है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हमारे द्वारा जो भी भोजन लिया जाता है, अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में कहाँ से आएंगे? जब हम भोजन लेंगे उस भोजन में से काम की जो चीज़ है वो तो शरीर के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, और जो बिना काम की चीज़ भोजन में होती है उसी को क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। भोजन के रूप में हम मुख्य रूप से 3 प्रकार के अवयव लेते हैं हमारे भोजन में। पहला होता है फैट, जिसे वसा कहा जाता है। दूसरा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हम हमारे भोजन में लेते हैं। और तीसरा जो पार्ट लेते हैं हम वो लेते हैं प्रोटीन। अब हमारे शरीर द्वारा जो भी ये भोजन लिया जाता है तो आप सभी को मालूम है हम हमारा भोजन दांतों से चबाकर मुख के द्वारा लेते हैं। तो माउथ के थ्रू ये भोजन लिया जाता है, मुंह के थ्रू ये भोजन लिया जाता है, और मुंह से होता हुआ ये भोजन कहाँ पहुंच जाता है? पेट, पेट से होता हुआ छोटी आंत्र तक ये पहुंच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक ये पहुंच जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सेल्स होती हैं वो इस भोजन को क्या करती हैं? अवशोषित करती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की ये दीवार है, मान लो, इस दीवार में जो सेल्स होंगी वो क्या करेंगी? अवशोषित करेंगी किसको? भोजन को। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को अपने सरल रूप में परिवर्तित करने के पश्चात ही ये छोटी आंत की सेल जो हैं इनको एब्जॉर्ब
कर सकती हैं। तो छोटी आंत में प्रोटीन अब किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपने सरल रूप में, और प्रोटीन का सरल रूप क्या है, एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड। अर्थात अब एमिनो अम्ल किसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, यहाँ छोटी आंत्र की जो दीवार है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवार है, उसकी सेल्स के द्वारा क्या कर लिया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया। और यहां पर होती है ब्लड कैपिलरीज। क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, यानी कि केशिकाएं, रक्त केशिका, ब्लड कैपिलरी। अब ये ब्लड कैपिलरी जो होती हैं इस एमिनो एसिड को अवशोषित करती हैं, और इस प्रकार से अब ये एमिनो एसिड कहां पहुंच चुका, ब्लड में पहुंच चुका। कहां आ गया, ब्लड में आ गया, ब्लड में अमीनो एसिड आ गया। अब ये ब्लड कहां जाता है, शरीर की संपूर्ण कोशिकाओं तक जाता है, शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं उन तक जाता है। और इस ब्लड में आपको पता है अब क्या है, साथ में मिला हुआ क्या है, एमिनो एसिड। क्या मिला हुआ है, एमिनो एसिड है। अब ये एमिनो एसिड शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं उन तक पहुंचता है, किसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से। और इन कोशिकाओं में जब ये एमिनो एसिड पहुंच जाता है तो यहां पर क्या होता है, एमिनो एसिड का मेटाबॉलिज्म। क्या होता है, एमिनो एसिड का मेटाबॉलिज्म या उपापचय होती है, किसकी, एमिनो एसिड की। और इस उपापचय के कारण निकलती है एक गैस जिसे कहा जाता है अमोनिया। क्या निकलती है, अमोनिया। अब ये जो अमोनिया निकलती है ये हमारे शरीर के लिए बहुत घातक है। ये क्या होती है, विषैली होती है। अब एमिनो एसिड लिया इन कोशिकाओं द्वारा, उसका मेटाबॉलिज्म किया, ठीक है, और उसको किस में परिवर्तित कर दिया, एमिनो एसिड को किस में परिवर्तित कर लिया, काम की चीजें तो शरीर ने एब्जॉर्ब कर ली, और बाकी की जो गैर जरूरी चीज थी एमिनो एसिड में उसको किस में परिवर्तित कर दिया, NH3 या अमोनिया में परिवर्तित कर दिया। अब ये अमोनिया वापस से इन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू कहां आ गई, ब्लड में आ गई। कहां आ गई, ब्लड में। अब ब्लड में क्या आ गई, अमोनिया आ गई, जो किससे मिली है, हमें मिली है प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म से मिली है। अब ये ब्लड में जो अमोनिया आ गई ये कहां जाती है, ब्लड के साथ में जाती हुई पहले कहां जाती है, लिवर में। कहां जाती है, लिवर में। और लिवर में अब ये जो अमोनिया है ये किस में परिवर्तित हो जाती है, यूरिया में परिवर्तित हो जाती है। और जो साइकिल जिसके द्वारा ये होता है उसको क्या बोलते हैं, यूरिया साइकिल। अब ये जो यूरिया में परिवर्तित हुई हुई अमोनिया है ये कहां जाती है, किडनी में जाती है। किसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से ही किडनी में पहुंचती है। अब किडनी में क्या होता है, इस यूरिया को मूत्र के थ्रू क्या निकाल दिया जाता है, मूत्र या यूरिन के थ्रू यूरिया को क्या निकाल दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और मूत्र में किसी भी प्रकार का यदि उपयोगी पदार्थ है उसका रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। तो ये संपूर्ण गतिविधि होती है जिसके द्वारा किडनीज के द्वारा किसका अंजाम दिया जाता है, उत्सर्जन की गतिविधि को अंजाम दिया जाता है। तो ये थी किडनी की मैकेनिज्म। आइए किडनी के बारे में कुछ और बातों के बारे और चीजों के बारे में हम देखते हैं। अब किडनी के द्वारा जैसे मैंने आपको बताया क्या कार्य किया जाता है, उत्सर्जन का कार्य किया जाता है। अलग अलग जो जंतु हैं, अलग अलग जो जीव हैं, उनमें किडनी उत्सर्जन जो करती है वो अलग अलग पदार्थों का करती है। कुछ जीवों में यूरिया के रूप में, कुछ जीवों में यूरिक अम्ल के रूप में, और कुछ जीवों में अमोनिया के रूप में उत्सर्जन होता है। यदि उत्सर्जन अमोनिया के रूप में किडनी के द्वारा किया जाता है तो उन्हें क्या बोल देते हैं, अमोनोटैलिक एनिमल्स बोल देते हैं, अमोनोटैलिक एनिमल्स। यदि उत्सर्जन, अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन यूरिक एसिड के रूप में किया जाता है तो उन्हें क्या बोल देते हैं, यूरिकोटैलिक एनिमल्स बोल देते हैं। और यदि यूरिया के रूप में किया जाता है तो उन्हें यूरियोटैलिक एनिमल्स बोल देते हैं। चूंकि मानव में, ह्यूमन बीइंग में उत्सर्जन जो किया जाता है वो किस रूप में किया जाता है, यूरिया के रूप में किया जाता है अपशिष्ट पदार्थों का, इसलिए मानव किस श्रेणी में आता है, यूरियोटैलिक श्रेणी में आता है। तो किडनी का पहला कार्य तो क्या हो गया, उत्सर्जन। दूसरा कार्य जो किडनी के द्वारा किया जाता है उसका नाम है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन के द्वारा शरीर में किडनी क्या करती है, जल की मात्रा को नियंत्रित रखती है। कैसे रखती है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे द्वारा सर जो भी जल हमारे मुंह से क्या हम पीते हैं, जल, मुंह से लेंगे हम क्या, जल, और ये कहाँ पहुंचेगा, छोटी आंत बड़ी आंत तक पहुंचेगा, अवशोषित होगा, अवशोषित होकर ये कहाँ पहुंचेगा, हमारे रक्त में पहुंचेगा, और रक्त में फिर ये पहुंचकर कहाँ जाएगा, रक्त के थ्रू ये पहुंचकर लास्ट में कहाँ जाता है, किडनी में। अब किडनी क्या करती है, शरीर को जितनी मात्रा में पानी की आवश्यकता है उतनी मात्रा में तो क्या कर लेती है, पानी का अवशोषण कर लिया जाता है।
बाकी का उत्सर्जन के रूप में यूरिन के थ्रू क्या निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। और ये सारा काम होता है शरीर की आवश्यकता के अनुसार। यदि शरीर में जल की कमी है, पानी की कमी है, तब क्या करेगी किडनी, कम मात्रा में पानी का उत्सर्जन यूरिन के साथ करती हैं। और आप देखते हैं कि जल की कमी होने पर हम पानी कम पीते हैं, शरीर में जल की कमी होती है तो यूरिन का जो रंग हो जाता है वो अधिक गहरा हो जाता है, अधिक पीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि यूरिन में पानी की जो मात्रा है वो घटा देता है। कौन घटा देता है? किडनी कम पानी को बाहर एक्सक्रीट करता है, उत्सर्जित करता है। यदि शरीर में पानी की मात्रा आवश्यकता से ज्यादा है तो अधिक मात्रा में आप देखते हैं कि जब ज्यादा मात्रा में आप पानी पी लेते हैं तो मूत्र या यूरिन का जो कलर है वो बिल्कुल सफेद हो जाता है। उसका कारण क्या है? अब यूरिन के साथ में किडनी ज्यादा मात्रा में पानी को बाहर निकालती है। और ये जो सारा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा किडनी क्या करती है, शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करती है, उसे क्या कहते हैं? होम्योस्टेटस। तो होम्योस्टेटस बनाए रखती है किस क्रियाविधि के द्वारा? ऑस्मो रेगुलेशन की क्रियाविधि द्वारा किडनी शरीर में होम्योस्टेटस बनाए रखती है। तीसरा किडनी का कार्य है रक्त का शुद्धिकरण। जैसा मैंने आपको बताया, ब्लड छन्ने के लिए कहाँ पहुंचता है? किडनी के पास पहुंचता है। और किडनी द्वारा क्या किया जाता है? किडनी में एक स्ट्रक्चर होती है, मैंने आपको बताया कौन सी? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। और इस ग्लोमेरुलस जो कि किडनी की नेफ्रॉन नाम की संरचना में होती है, ये ग्लोमेरुलस में जब भी क्या आता है, एक तरफ से रक्त आता है। अब रक्त जो आता है इसमें जितने भी उपयोगी पदार्थ हैं, उन उपयोगी पदार्थ को इन ग्लोमेरुलस के द्वारा क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको छानकर आगे उत्सर्जित होने के लिए भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से रक्त के शुद्धिकरण का कार्य भी किडनी द्वारा किया जाता है। काम की चीजों को तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बाकी चीजों को छानकर क्या कर दिया जाता है? बाहर भेज दिया जाता है। और बाहर या तो यूरिया, यूरिक अम्ल या फिर अमोनिया के रूप में भेजा जाता है। मानव में किस रूप में भेजा जाता है? यूरिया के रूप में। ये थे किडनी के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। अब बात करते हैं किडनी से संबंधित कुछ बीमारियों के बारे में। सबसे पहली बीमारी जो किडनी से संबंधित है, जिसे आप दिन प्रतिदिन के जीवन में सुनते हैं, पथरी या किडनी का स्टोन हो जाना। किडनी का स्टोन हो जाने का तात्पर्य है किडनी में एक पदार्थ जिसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट जब किडनी में जम जाता है तो किडनी अपना कार्य प्रॉपर रूप से नहीं कर पाती। इसे ही किस नाम से जाना जाता है? पथरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा किडनी से संबंधित रोग है वो है इटाई इटाई। कौन सा रोग है? इटाई इटाई। इटाई इटाई एक विशेष प्रकार का प्रदूषक कैडमियम के द्वारा होता है। तो जब भी कैडमियम की मात्रा बढ़ जाती है हमारे शरीर में तो वो किडनी को क्या करता है? इफेक्ट करता है। किडनी अपना कार्य प्रॉपर तरीके से नहीं करती और उस रोग को क्या कह दिया जाता है? इटाई इटाई रोग कह दिया जाता है। तीसरा रोग जो किडनी से संबंधित है वो है एडिशन रोग। एडिशन रोग में किडनी द्वारा कम मात्रा में क्या किया जाता है? जल और सोडियम को क्या किया जाता है? कम मात्रा में अवशोषित किया जाता है। उसका परिणाम क्या होता है? यूरिन के साथ में या मूत्र के साथ में अधिक मात्रा में जल और सोडियम जो है वो बाहर निकलने लग जाता है। और इसी रोग को क्या कहा जाता है? एडिशन रोग कह दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कभी भी किडनी में कोई संक्रमण हो जाए या किडनी को किसी प्रकार की चोट लग जाए तो उससे भी किडनी क्या हो सकती है? प्रभावित हो सकती है। और उसका परिणाम क्या होता है कि किडनी द्वारा एक विशेष प्रकार का कार्य जो कि हमने पीछे स्लाइड में देखा था, क्या किया जाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या रक्त को छानने का जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कार्य किडनी क्या कर देती है? बंद कर देती है। बंद कर देती है तो उसके लिए कृत्रिम रूप से, और जैसा मैंने आपको बताया कि अमोनिया जो कि हमारे शरीर में एमिनो एसिड के उपापचय या मेटाबॉलिज्म से बनती है, वो शरीर में यदि एक दिन भी रह जाए तो वो क्या करती है? इतनी विषैली है कि शरीर के अंगों को क्या करने लग जाती है? समाप्त करने लग जाती है। इसलिए इस अमोनिया का बाहर निकलना जरूरी है। यूरिया के रूप में निकलती है। किससे निकलती है? मूत्र के थ्रू, किडनी के थ्रू ये निकलती है। लेकिन यदि किडनी काम करना बंद कर दे तो फिर क्या होता है? बाहर से ये कार्य कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से ये कार्य करवाया जाता है, जिसे हम क्या कह देते हैं? डायलाइसिस कहते हैं। क्या कह देते हैं? डायलाइसिस। डायलिसिस कह देते हैं। और इस डायलिसिस की प्रक्रिया द्वारा किडनी का जो प्राकृतिक रूप से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कार्य है वो मशीन के द्वारा बाहर से करवाया जाता है। ये बात करी हमने किडनी के बारे में। अब बात करते हैं कुछ चर्चा हम ह्यूमन आईज के बारे में, मानव नेत्र के बारे में। नेत्रों की यदि हम बात करें तो कोई भी वस्तु या व्यक्ति हमें जिस अंग के माध्यम से दिखाई देता है वो है हमारी आंखें। लेकिन किसी भी वस्तु को हमारी आंख
एक निश्चित दूरी पर स्थित होने पर ही साफ देख पाती हैं। यदि जैसे ये पेन है, इस पेन को अगर मैं मेरी आंख के बिल्कुल पास लेके आ जाऊंगा, अड़ा दूंगा, तो ये मुझे दिखाई नहीं देगा। यानी कि आंख से एक निश्चित दूरी होनी चाहिए किसी भी वस्तु या व्यक्ति की, तभी वो व्यक्ति या वस्तु हमें साफ दिखाई दे सकता है। और वो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। यानी कोई भी वस्तु या व्यक्ति जब तक हमारी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर नहीं होगा न्यूनतम, वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार नेत्र की जो देखने का क्षेत्रफल होता है, देखने का जो एरिया होता है, वो भी एक आंख और दोनों आंखों का अलग अलग होता है। यदि एक आंख को बंद करके हम केवल एक आंख द्वारा देखते हैं तो हम 125 डिग्री के क्षेत्रफल, 150 डिग्री, 150 डिग्री के क्षेत्रफल को ही कवर कर पाएंगे और केवल 2D इमेज को ही हम देख पाएंगे। और दोनों आंखों से हम 180 डिग्री तक की वस्तुओं को देख पाते हैं। अपने आसपास 180 डिग्री के एंगल में हम वस्तुओं को देख पाते हैं और 3D इमेज भी वस्तुओं की हम देख पाते हैं। ठीक है। आंखों से संबंधित एक रोग है जिसे मोतियाबिंद के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, आंखों में हमारे जो नेत्र हैं वो देखने का जो कार्य करते हैं, वो इन नेत्रों में स्थित एक विशेष संरचना जिसे लेंस कहते हैं, उस लेंस द्वारा प्रकाश की विकिरणों के समायोजन और साथ ही साथ कॉर्निया जो होता है और आइरिस जो होता है, इन तीनों की सम्मिलित जो गतिविधि है। अब ये कहाँ होते हैं, क्या होते हैं, उसकी डिटेल में हमें नहीं जाना, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये बिंदु स्पष्ट रूप से मेंशन नहीं है। केवल दैनिक जीवन से संबंधित चीजें इसके बारे में हमें देखनी है। तो लेंस, कॉर्निया और आइरिस तीनों की जो संयुक्त गतिविधि है, उसके माध्यम से हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। लेकिन कई बार मोतियाबिंद नाम का जो रोग हो जाता है, उस मोतियाबिंद रोग में ये जो लेंस होता है, ये क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है। साथ ही साथ लेंस की समायोजन की क्षमता जो होती है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो हमारे आंखों पे बनता है, वो हमेशा क्या बनता है, सदैव उल्टा बनता है और दिमाग में जाकर उसकी सीधी छवि बनती है। तो आपको ध्यान रखना है, हमारी आंखें में स्थित जो लेंस हैं वो प्रतिबिंब सदैव क्या बनाते हैं, उल्टा बनाते हैं, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो इस उल्टे प्रतिबिंब को सीधे रूप में कन्वर्ट करके देखता है। और ये सब लेंस के समायोजन के माध्यम से होता है। प्रतिबिंब का बनना लेंस के समायोजन के माध्यम से होता है। तो मोतियाबिंद में लेंस धुंधला हो जाता है, जिससे उसकी समायोजन शक्ति है वो कम हो जाती है और व्यक्ति को चीजें धुंधली दिखाई देने लग जाती हैं। यदि इस प्रकार का कोई व्यक्ति जो मोतियाबिंद से पीड़ित है, क्या वो नेत्रदान कर सकता है? यदि इसके बारे में हम बात करें तो जी हाँ, नेत्रदान मोतियाबिंद से पीड़ित व्यक्ति भी कर सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो संक्रामक रोगों से, कम्युनिकेबल डिजीज जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी आदि से संक्रमित हैं, उनके द्वारा नेत्रदान नहीं किया जाना चाहिए। वो लोग नेत्रदान नहीं कर सकते। अब कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो नेत्रदान करता है, वो अपने नेत्रदान के माध्यम से 4 लोगों के आंखों को रोशनी दे सकता है। और नेत्रदान की अवधि की यदि हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु से 4 से 6 घंटे के पश्चात, यानी मृत्यु होने के 4 से 6 घंटे पश्चात उसकी आंखों को दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। वो अपने नेत्रों का क्या कर सकता है, दान कर सकता है। ये तो बात हुई मानव नेत्र के बारे में। लेकिन कुछ जानवरों में आपने देखा है कि जो आंखें होती हैं वो जो सिर होता है उस जानवर का उसके विपरीत दिशा में स्थित होती हैं। और ऐसा प्रायः जो शिकार करने वाले एनिमल्स हैं, शिकार करने वाले जानवर हैं, उनमें पाया जाता है, ताकि आंखों द्वारा देखे जाने वाला क्षेत्रफल बढ़ पाए और वो अपने शिकार को चारों तरफ आसानी से देख पाए। तो ये थी कुछ प्रमुख बातें जो मानव नेत्र के बारे में हमें पता होनी चाहिए, जो दैनिक जीवन से संबंधित है मानव नेत्र के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं हृदय के बारे में, हार्ट के बारे में। अब हार्ट की एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसे हृदय का धड़कना कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। लेकिन कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ने से पहले एक हृदय या हार्ट की एक सामान्य संरचना जो है, सामान्य क्रियाविधि जो है, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो आइए देखते हैं हार्ट की सामान्य क्रियाविधि और सामान्य संरचना के बारे में। हार्ट की पहले हम देखेंगे हार्ट की संरचना के बारे में। हार्ट की संरचना की यदि हम बात करें तो हालांकि इस तरह की संरचना नहीं होती, मैं तो केवल आपको समझाने के लिए इस तरह की संरचना बना रहा हूं। हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर से, 4 कोष्ठों से मिलकर बना होता है। ठीक है, 4। जो ऊपर वाला जो भाग होता है हार्ट का, उसे क्या बोल देते हैं, आलिंद बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, आलिंद बोल देते हैं। क्या बोल दिया, आलिंद। और नीचे वाला जो भाग होता है उसे क्या बोल देते हैं, निलय बोलते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑरिकल और इनको बोल देते हैं वेंट्रिकल।
तो सबसे पहले चीज आपको ध्यान रखनी है कि हार्ट का जो ऊपर वाला भाग है उसे तो क्या बोल देंगे, आलिंद, और हार्ट का जो नीचे वाला भाग है उसे क्या बोल देंगे, निलय या वेंट्रिकल। आलिंद, निलय। अब पुनः ये आलिंद और निलय दो भागों में बटे रहते हैं, ठीक है। अब दायां जो भाग हो गया उसको क्या बोल दिया, जो दायां भाग हो गया, साइड मान लो इस साइड लेफ्ट है और इस साइड राइट है, तो राइट की तरफ जो भाग हो गया तो ऊपर वाला भाग हो गया वो तो क्या बोल दिया, आलिंद, तो ए से ए लिख दिया, राइट ऑरिकल। इसी प्रकार राइट का नीचे वाला भाग कौन सा हो गया, वेंट्रिकल, तो इसको क्या बोल दिया, राइट वेंट्रिकल। इसी प्रकार से लेफ्ट की साइड तो क्या हो गया, लेफ्ट ऑरिकल, और नीचे की तरफ क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय, इस प्रकार के चार कक्ष होते हैं, ठीक है, किसमें, हृदय में, हार्ट में, मानव के हृदय में। अब ये जो कक्ष हैं आलिंद और निलय, आलिंद और निलय एक दूसरे से संपर्कित रहते हैं वाल्व्स के द्वारा, ठीक है। ये तीन वाल्व तो यहां पाए जाते हैं और दो वाल्व यहां पाए जाते हैं, यानी राइट साइड में तो आलिंद और निलय के बीच में तीन वाल्व पाए जाएंगे जिन्हें ट्राइकप्सिड वाल्व बोल देते हैं, ट्राइकप्सिड वाल्व बोल देते हैं। और इधर बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य दो वाल्व पाए जाते हैं जिन्हें क्या बोल देते हैं, बाइकप्सिड वाल्व बोल देते हैं। अब इन वाल्व्स की एक विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है, कि ये वाल्व रक्त को केवल आलिंद से निलय की ओर आने देते हैं, आलिंद से निलय की ओर आने देते हैं, निलय से आलिंद की ओर नहीं जाने जाते देने देते, यानी वेंट्रिकल से ऑरिकल की ओर रक्त को नहीं जाने देंगे, ब्लड को नहीं जाने देंगे। तो कहने का मतलब है जैसे ही ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा ये वाल्व क्या हो जाएंगे, बंद हो जाते हैं। और जब भी ये वाल्व खुलते हैं और बंद होते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, उन ध्वनि को क्या बोल देते हैं, लब और डब के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे किस प्रकार से ये लब और डब की ध्वनि आती है और किस कारण से आती है, उसको भी हम आगे हमारी क्लास में देखने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए आपको ध्यान रखना है, एक लब की ध्वनि होती है और एक डब की ध्वनि होती है जब वाल्व खुलते या बंद होते हैं। और इस पूरी ध्वनि में लब और डब की जो ये आवाज आती है उसे क्या बोला जाता है, एक धड़कन बोला जाता है, या हम कह सकते हैं एक कार्डियक साइकिल बोला जाता है, एक कार्डियक साइकिल इसे बोला जाता है, ठीक है। अब ये तो रक्त का भाग हो गया कौन सा, बायां, और ये रक्त का भाग हो गया कौन सा, दायां, ठीक है। चार चैम्बर हो गए, दायां भाग, बायां भाग, ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग, उनके बीच में वाल्व, इन सभी चीजों को हमने क्लियर कर लिया। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की, किस प्रकार से हमारा जो हार्ट है वो कार्य करता है, इसकी क्रियाविधि क्या होती है। तो आइए देखते हैं हार्ट की क्रियाविधि के बारे में, ठीक है। हार्ट की क्रियाविधि की यदि हम बात करें तो हार्ट, जैसा मैंने आपको बताया, चार चैम्बर, ठीक है। तो ये हार्ट है, हार्ट के क्या हो गए, चार चैम्बर हो गए, चार कोष्ठ हो गए। ऊपर की तरफ क्या हो गया, राइट ऑरिकल, फिर राइट वेंट्रिकल, इसी प्रकार लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके बीच में तीन वाल्व, इसके बीच में दो वाल्व, ये हार्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब ये जो हार्ट होता है इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको रक्त की आपूर्ति करना। अब कैसे करता है ये रक्त की आपूर्ति, उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, अब रक्त की आपूर्ति का प्रमुख जो उद्देश्य होता है वो शरीर के हर कोशिका, हर ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। अब सबसे पहली चीज तो आती है कि रक्त में ये ऑक्सीजन आती कहां से है। तो देखिए, हमारे शरीर में ऑक्सीजन आती है फेफड़ों के माध्यम से। हमारे शरीर में दो फेफड़े हैं, एक दायां और एक बायां फेफड़ा। ये ऑक्सीजन हमने क्या, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ली, इन्वायरमेंट से जो भी ऑक्सीजन हमने ली है वो ऑक्सीजन कहाँ आ गई, फेफड़ों में आ गई। अब फेफड़ों की जो ये सेल्स होती हैं जिन्हें एलोविलीज बोला जाता है, इनके चारों ओर क्या होती है, रक्त केशिकाएं होती है। क्या होती हैं, रक्त केशिकाएं या ब्लड कैपिलरीज होती हैं। क्या हो गई, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज या रक्त केशिकाएं। अब ये जो ऑक्सीजन यहाँ आई फेफड़े, फेफड़े से फेफड़े की कोशिकाओं में, और फेफड़े की कोशिकाओं से ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से कहाँ आ गई, ब्लड सर्कुलेशन में आ गई। किस में आ गई, ब्लड सर्कुलेशन में आ गई, ठीक है। तो अब इस ब्लड को, जो कि किस से युक्त है, ऑक्सीजन से युक्त है, इस ऑक्सीजन से युक्त ब्लड को अब एक विशेष प्रकार की संरचना, जिसे क्या कहा जाता है,
पल्मोनरी पल्मोनरी वेन कहा जाता है। ये पल्मोनरी वेन इसको लेकर आती है कहां पर? लेफ्ट ऑरिकल में लेकर आती है, यानी कि बाएं आलिंद में लेके आती है। तो पल्मोनरी वेन में जो रक्त बह रहा है उसमें क्या है? ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार के रक्त को क्या बोल दिया जाता है? ऑक्सीजिनेटेड ब्लड। ऑक्सीजिनेटेड ब्लड, ऑक्सीजिनेटेड ब्लड बोला जाता है। और ऑक्सीजिनेटेड जो ब्लड होता है, चूंकि उसमें ऑक्सीजन होती है तो उसे शुद्ध रक्त बोल दिया जाता है, प्योर ब्लड बोल दिया जाता है। तो शुद्ध रक्त को लेकर फेफड़ों से पल्मोनरी वेन कहां लेकर आती है? हार्ट के बाएं आलिंद में लेके आती है। अब बाएं आलिंद से ये इस बाइकप्सिड वाल से होता हुआ कहां आ गया? बाएं निलय में आ गया। कहां आ गया? बाएं निलय में आ गया। बाएं निलय से ये कहां चला जाएगा? सर्कुलेट होगा किसके किसके थ्रू? हमारे जो अरोटा है उसके थ्रू कहां पहुंच जाएगा? ये अरोटा बोला जाता है, एक विशेष प्रकार की संरचना अरोटा। और अरोटा से ये कहां पहुंच जाएगा? हमारे शरीर की जितनी भी सेल्स हैं, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से जितनी भी हमारी सेल्स हैं, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स तक और ऑर्गन्स की सेल्स तक पहुंचेगा। ऑर्गन की सेल्स तक ये क्या हो जाता है? पहुंच जाता है। कौन? ब्लड। अब ऑर्गन की जो ये सेल्स होती हैं, ये माना सेल्स हैं, इन सेल्स के में ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से ये पहुंचता है। अब इसमें जो ऑक्सीजन है इस ब्लड में, वो ऑक्सीजन ये कहां दे देगा? इन कोशिकाओं को ये दे देगा। सभी कोशिकाओं तक ब्लड की आपूर्ति, ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, यही तो क्या होता है? कार्य होता है किसका? ब्लड का। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन आई। ऑक्सीजन कहां से? पहले तो आई किससे? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड में मिलकर ये कहां पहुंचती है? लेफ्ट ऑरिकल तक, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल तक, फिर अरोटा के माध्यम से ये जितने भी हमारे शरीर के ऑर्गन्स हैं उनकी सेल्स तक पहुंची। अब इन सेल्स ने ले ली ऑक्सीजन, इस ब्लड से ले क्या ले ली? ऑक्सीजन ले ली। ब्लड से जैसे ही ऑक्सीजन ये ले ली, तो इसका मतलब अब ये ब्लड हो गया डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। कैसा हो गया? डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, जिसे अशुद्ध रक्त भी कह दिया जाता है। ये अशुद्ध रक्त, ठीक है, ये कैसा हो गया? अशुद्ध प्रकार का रक्त हो गया। ठीक है, कैसा रक्त हो गया? अशुद्ध रक्त। और ये अशुद्ध रक्त जो है, अब ये सर्कुलेट करता हुआ कहां पहुंच गया? राइट ऑरिकल में। कहां पहुंच गया? राइट ऑरिकल में पहुंच गया। और एक विशेष प्रकार की संरचना से ये राइट ऑरिकल में पहुंचता है, और उस संरचना को कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी से कहां पहुंच गया? ये राइट ऑरिकल में पहुंच गया। और यहां से ये पहुंच जाता है राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। किसके थ्रू? ट्राइकप्सिड वाल्व के थ्रू ये कहां पहुंच जाता है? आर्टरी में पहुंच जाता है। सॉरी, ये पल्मोनरी जो आर्टरी है उसके माध्यम से नहीं, ये ब्लड की कैपिलरीज के थ्रू होते हुए सिस्टमेटिक जो अरोटा है, ठीक है, उनके थ्रू ये कहां पहुंच जाता है? राइट ऑरिकल में पहुंच जाता है। फिर वहां से राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। और राइट वेंट्रिकल से फिर से ये ब्लड कहां पहुंच जाता है? फेफड़ों तक पहुंचता है। और फेफड़ों तक ये एक विशेष संरचना से पहुंचता है, जिसे क्या कह दिया जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है। पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य तो किसके द्वारा किया जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। और शुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? पल्मोनरी वेन। तो रेड कलर की जो आपको लाइन दिखाई दे रही है वो अशुद्ध रक्त है, और ब्लैक कलर की जो आपको लाइन दिखाई दे रही है वो क्या है? शुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त की आपूर्ति, एक बार फिर से पूरी प्रक्रिया को हम देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों से फेफड़ों की जो सेल्स हैं उनमें स्थित जो कैपिलरीज हैं उनसे ये ऑक्सीजन कहां आ जाती है? ब्लड कैपिलरीज में स्थित ब्लड में आ गया। अब ब्लड से ये पल्मोनरी वेन की थ्रू कहां पहुंच गया? जो बायां हमारा आलिंद है वहां तक। बाएं आलिंद से बाइकप्सिड वॉल्व के थ्रू कहां पहुंच गया? ये बाएं निलय या लेफ्ट वेंट्रिकल तक। लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के माध्यम से ये शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक, विभिन्न कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण कर ली जाएगी। अर्थात अब ये रक्त कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा हो गया? डीऑक्सीजिनेटेड, या क्या कह दिया? अशुद्ध रक्त इसे कह दिया। क्या कह दिया? अशुद्ध रक्त इसे कह देते हैं, जो कि पहुंचता है हमारे हार्ट के दाएं भाग में। हार्ट के दाएं भाग में पहुंचता है, पहले आलिंद में जाता है
और आलिंद से इस ट्राइकैप्सिड वाल्व के थ्रू किस में जाता है, निलय में जाता है। कौन से निलय में, दाएं निलय में जाता है। और दाएं निलय से एक विशेष संरचना जिसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, उससे वापस से कहां पहुंच जाता है, फेफड़ों में पहुंच जाता है। फेफड़ों की ये सेल्स, इसमें से अब ऑक्सीजन तो है नहीं, ऑक्सीजन तो इन सेल्स ने ले दी और बदले में इसको क्या दे दी थी, CO2 दे दी थी। ये CO2 अब यहां से होती हुई कहां पहुंच जाती है, फेफड़ों में, और वापस से बाहर निकाल दी जाती है। और ये CO2 इस प्रकार से वापस से वातावरण में निकाल दी जाती है। ये संपूर्ण जो प्रक्रिया है, इस संपूर्ण प्रक्रिया को एक कार्डियक साइकिल कहते हैं, एक धड़कन हम कह देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि शरीर जो हमारे हार्ट का ये वाला जो भाग है, हमारे हार्ट का जो ये बाएं वाला भाग है, इसमें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब शुद्ध रक्त होता है, जबकि दाएं वाले भाग में क्या होता है, अशुद्ध रक्त या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये संपूर्ण जो मैकेनिज्म है उसमें हमने देखा कि एक बार तो वाल्व को पार करता है यहाँ दाएं आलिंद और निलय, इसी प्रकार बाएं आलिंद और निलय, और दूसरी बार एक और वाल यहाँ हमें देखने को मिलते हैं इस जगह। ठीक है, निलय के पास में, निलय के पास में जो वाल होते हैं ये नियंत्रित करते हैं। एक तो ये बाएं आलिंद से, बाएं निलय से जब हार्ट निकलेगा और अरोटा में जाएगा, तब ये यहाँ इसका नियंत्रित करते हैं फ्लो ब्लड का, और ये केवल आलिंद निलय से केवल इस अरोटा की तरफ ब्लड को आने देते हैं, वापिस नहीं जाने देते। इस प्रकार के जो वाल होते हैं इन्हें बोलते हैं सेमी लूनर वाल, सेमी लूनर वाल। इसी प्रकार का एक वाल होता है यहां भी। ठीक है, यानी आलिंद के निलय के निचले भाग में ये वाल होते हैं, दोनों को सेमी लूनर वाल्व कहा जाता है। और ये निलय से रक्त को बाहर तो निकलने देते हैं अरोटा की तरफ, और पल्मोनरी आर्टरी की तरफ तो निकलने देते हैं, लेकिन वापस इसे अंदर नहीं आने देते हैं, किसके, निलय के। तो ये थे कुछ वाल्व और हृदय की एक कॉमन संरचना। आइए अब बात करते हैं हम कार्डियक साइकिल के बारे में। तो कार्डियक साइकिल, जैसा मैंने आपको बताया, कार्डियक साइकिल अर्थात जो प्रक्रिया हमने पिछली स्लाइड में देखी थी, उस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में लगा समय क्या होता है, एक कार्डियक साइकिल। और 1 मिनट में हमारा जो हृदय है वो 72 बार धड़कता है, अर्थात 72 कार्डियक साइकिल को क्या करता है, पूरा करता है। तो हम कह सकते हैं 72 कार्डियक साइकिल पूरा करने में हमारे हृदय को कितने सेकंड लगते हैं, 60 सेकंड लगते हैं, 1 मिनट लगता है। इसलिए एक कार्डियक साइकिल या एक धड़कन पूरा करने में लगा जो समय होगा वो कितना होगा, 60/72 इक्वल टू 0.8 सेकेंड। तो हमारी एक धड़कन या एक कार्डियक साइकिल कितनी देर में पूरी हो जाती है, 0.8 सेकेंड में क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। और इस एक धड़कन या एक कार्डियक साइकिल में हमारा शरीर 70 ml ब्लड को क्या करता है, पंप कर देता है। तो एक कार्डियक साइकिल में 70 ml ब्लड पंप होगा, तो इसका मतलब 1 मिनट में कितनी साइकिल होती हैं, 72 साइकिल होती हैं। ठीक है, तो 70 गुणा 72 ml जो ब्लड है वो 1 मिनट में हमारे हृदय के द्वारा पंप किया जाता है। और ये 70 गुणा 72 लगभग निकल के आता है 5000 ml, यानी 1 मिनट में हमारा हृदय 5 लीटर जो ब्लड है उसको क्या कर देता है, पंप कर देता है। अब ब्लड द्वारा इतनी मात्रा का जो ये ब्लड पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा, उसकी मात्रा समय समय पर परिवर्तित होती रहती है, और शरीर की आवश्यकता के हिसाब से पंप किए जाने वाले ब्लड की जो ये मात्रा है वो बदलती रहती है। अर्थात जो स्ट्रोक वॉल्यूम है और हार्ट बीट की जो रेट है वो परिवर्तित करके इस कार्डियक कैपेसिटी या कार्डियक क्षमता को भी क्या किया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है शरीर के द्वारा। और ये होता है 2 माध्यमों से, नर्व सिग्नल और हार्मोन सिग्नल के द्वारा। या तो शरीर को कोई हार्मोन या कोई नर्व ऐसा सिग्नल दे कि कार्डियक साइकिल को घटाना है या बढ़ाना है, अर्थात तेजी से हृदय को धड़कना है या धीरे धीरे धड़कना है। तेजी से धड़केगा इसका मतलब ज्यादा मात्रा में ब्लड पंप किया जाएगा शरीर के द्वारा, अर्थात एक कार्डियक साइकिल्स जो हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी 1 मिनट में, और कई बार ये कम हो जाता है। वो सब डिपेंड करता है किसके ऊपर, शरीर की आवश्यकता के अनुरूप। और शरीर की आवश्यकता का वो सिग्नल हार्ट को देते हैं नर्व सिग्नल या हार्मोन। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एथलीट है जो कि दौड़ लगाता है, उसकी कार्डियक कैपेसिटी अधिक होती है, उसका हृदय 1 मिनट में ज्यादा बार धड़केगा। क्यों धड़कता है, क्योंकि उसका इस प्रकार से समायोजन शरीर का हो जाता है नर्व और हार्मोनल सिग्नल्स के द्वारा कि उसको ज्यादा मात्रा में
ब्लड को पंप करने की आवश्यकता होती है। ये बात हुई समायोजन की, कार्डियक साइकिल के समायोजन की। अब आप जब भी डॉक्टर के पास में जाते हो तो दैनिक जीवन में आप देखते हैं कि डॉक्टर के गले में एक उपकरण टंगा आपको दिखाई देता है, जिसे क्या बोला जाता है, स्टेथोस्कोप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टेथोस्कोप बोला जाता है। और स्टेथोस्कोप को डॉक्टर आपके यहाँ छाती पर लगाकर क्या करता है, हृदय की धड़कनों को सुनता है। और हृदय की धड़कन में वो दो चीजों को सुनता है। एक तो सुनता है वो लब की ध्वनि, जब भी हृदय की धड़कन होती है तो दो प्रकार की ध्वनि आती है, एक तो लब की ध्वनि और एक डब की ध्वनि। अब ये लब और डब की ध्वनि क्यों आती है, उसके लिए हमें वापस से हमने हार्ट की जो क्रियाविधि मैकेनिज्म जो समझी थी उस पर लौटना होगा। और हमने देखा था कि हृदय में दो प्रकार के वाल्व, बाइकैप्सिड और ट्राइकैप्सिड वाल्व होते हैं। तो देखिए वापस से संरचना पर हम आते हैं, बाइकैप्सिड और ट्राइकैप्सिड वाल्व। ये वाले जो वाल्व थे ये तो कौन से थे, बाइकैप्सिड, ट्राइकैप्सिड और ये बाइकैप्सिड। आलिंद से निलय में ये रक्त को पहुंचाते हैं और वहां पहुंचाने के बाद में ये क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो जैसे ही ये बंद होते हैं, वाल्व बंद होते हैं, आलिंद से निलय की ओर रक्त चला जाता है। उसके बाद में बाइकैप्सिड और ट्राइकैप्सिड वाल्व जब बंद होते हैं तो एक ध्वनि सुनाई देती है, जिसे क्या बोला जाता है, लब बोला जाता है। और दूसरी ध्वनि सुनाई देती है किसकी, डब की। अब डब की जो ध्वनि होती है वो होती है सेमीलूनर वाल्व बंद होने की ध्वनि। अब सेमीलूनर वाल्व है उसको वापस समझ लीजिए आप। सेमिलुलर वाल्व देखिए यहां स्थित थे आलिंद के निचले सिरे पर, सॉरी निलय के निचले सिरे पर। तो निलय से जब रक्त बाहर निकलता है, हार्ट से बाहर निकलता है निलय के थ्रू, एक तरफ तो वो कहां जाता है, आरोटा में, और दूसरी तरफ वो कहां जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में। तो जब ये दोनों वाल्व यहां से रक्त को निकालकर, निलय से या वेंट्रिकल से रक्त को निकालकर जब वापस से बंद होते हैं तो उस ध्वनि को क्या बोला जाता है, उस ध्वनि को बोला जाता है डब। तो इस प्रकार से लब और डब की ध्वनि डॉक्टर को सुनाई देती है कब कब, जब वो स्टेथोस्कोप से सुनता है उस अवस्था में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया, हार्ट का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है, ब्लड को पंप करना। और उस ब्लड को पंप करने के लिए एक प्रेशर चाहिए होता है, और उसी प्रेशर को क्या बोल देते हैं, ब्लड प्रेशर बोल देते हैं। ये वो प्रेशर होता है जो ब्लड के द्वारा डाला जाता है किस पर, रक्त वाहिनियों पर। रक्त वाहिनियों में जब बहता है ब्लड, जब आर्टरीज में, वेन्स में बहता है, तो वो एक प्रेशर उनकी दीवारों पर डालता है। उस प्रेशर को ही क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोल दिया जाता है। और इस ब्लड प्रेशर के दो कारण होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, दो प्रकार के दाब इसमें कार्यरत रहते हैं। इस प्रकार का ये उपकरण है जिससे हम किसको नापते हैं, ब्लड प्रेशर को नापते हैं। अब ब्लड प्रेशर को ये नापते हैं तो उसकी वैल्यू जो हम देखते हैं वो नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, 120/80 इसकी क्या होती है, नॉर्मल वैल्यू होती है, जिसे mmHg मात्रक में लिखा जाता है। तो हमें समझना है कि ये नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, 120 और 80 किस चीज का मात्रक होता है और कब ये बदल जाते हैं। तो पहले बात करते हैं हम, जैसा मैंने आपको बताया बीपी में दो प्रकार के, ब्लड प्रेशर में दो प्रकार के दाब सम्मिलित हैं। पहला होता है सिस्टोलिक प्रेशर। क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर, या इसे पंपिंग प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है। सिस्टोलिक प्रेशर या पंपिंग प्रेशर के नाम से इसे डाला जाता है। तो सिस्टोलिक या पंपिंग प्रेशर क्या है, जब हृदय क्या होता है, संकुचित होता है। इस प्रकार से क्या होता है, हृदय का जब कंट्रिक्शन या संकुचन होता है तो हमने देखा कि निलय से रक्त वाहिनियों में क्या प्रवेश करता है, ब्लड प्रवेश कर जाता है। एक बार वापस से डायग्राम देखें, देखिए यहां हम देखेंगे जैसे ही हार्ट क्या होगा, इसका संकुचन होगा, तो ये निलय, ये वाले जो निलय हैं, ये निलय क्या होंगे, संकुचित होंगे। और निलय के संकुचित होने के कारण रक्त वाहिनियों में ब्लड क्या करता है, यहां रक्त वाहिनियों में ब्लड क्या करता है, प्रवेश करता है। इस प्रकार के प्रेशर को क्या बोल दिया जाता है, इस प्रकार के प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर बोल दिया जाता है। किसके कारण होता है, निलय के संकुचन के कारण होता है, जिससे रक्त वाहिनियों पर एक दाब लगता है, संकुचन के कारण एक दाब लगता है। और स्वस्थ व्यक्ति में ये सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो 120 mmHg होता है। तो ब्लड प्रेशर का ये जो पहले वाला हिस्सा है 120, वो क्या होता है, वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर। दूसरा हिस्सा होता है डायस्टोलिक प्रेशर, या इसे रेस्टिंग प्रेशर कहते हैं। तो एक बार संकुचित हुआ ब्लड तो रक्त वाहिनियों में ब्लड चला गया, फिर ये क्या करता है, वापस से रिलैक्स होता है। वापस से क्या होता है, जैसे ही हृदय रिलैक्स अवस्था में आता है, उस अवस्था में, रिलैक्स अवस्था में
जो रक्त वाहिनियों पर रक्त के द्वारा दाब डाला जाता है उसे हम क्या बोल देते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर या रेस्टिंग प्रेशर बोल देते हैं, और इसका मान होता है 80 mmHg। इस प्रकार से किसी भी स्वस्थ व्यक्ति में डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो तो होता है 80, और सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है 120 बोल देते हैं, और इसे ही नॉर्मल बीपी की रेंज बोला जाता है। अब जब भी किसी व्यक्ति का बीपी ब्लड प्रेशर यदि हार्ट में किसी प्रकार की समस्या होगी या फिर रक्त वाहिनियों में किसी प्रकार का जमाव होगा, तो उस व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वो इस सामान्य रेंज से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यदि व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 140/90 की रेंज से अधिक होता है तो उसे हाइपरटेंशन या हाई बीपी कह दिया जाता है। और बीपी का ये जो मापन किया जाता है वो इस प्रकार की एक मशीन के द्वारा किया जाता है, और इस मशीन को बोला जाता है स्फेग्नोमेनोमीटर। तो बीपी का मापन किसके द्वारा किया जाता है, स्फेग्नोमेनोमीटर के द्वारा। जबकि लब और डब की ध्वनि जो सुनाई देती है हमें, वो किसके द्वारा, स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनाई देती है। अब इसी से संबंधित एक अन्य उपकरण भी हम दिन प्रतिदिन के जीवन में देखते हैं, और वो है डॉक्टर द्वारा कई बार हार्ट की थोड़ी और अधिक विस्तृत जांच जब की जाती है तो डॉक्टर के द्वारा क्या किया जाता है, ईसीजी किया जाता है, और उस ईसीजी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और कुछ नहीं अपितु हृदय जब भी क्या करता है, धड़कता है, पंप करता है, तो हृदय में एक इलेक्ट्रिक सिग्नल उत्पन्न होता है। उन इलेक्ट्रिक सिग्नलों को एक ग्राफ के माध्यम से यदि माप लिया जाए तो उसे क्या कह दिया जाता है, ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कह दिया जाता है। जब भी किसी ईसीजी को आप देखते हैं तो आप उसमें 5 प्रकार के बिंदु पाते हैं, P, Q, R, S, T। ये 5 बिंदु जब भी आप किसी भी व्यक्ति की ईसीजी को देखेंगे तो ये 5 बिंदु आपको दिखाई देंगे। आइए इन 5 बिंदुओं के अर्थ को हम ईसीजी में समझने का प्रयास करते हैं कि ईसीजी में ये जो 5 बिंदु होते हैं वो आखिर होते क्या हैं। सबसे पहले बात करें हम बिंदु P की, तो P जो बिंदु होता है वो जब रक्त कहाँ होता है, आलिंद में आता है। तो आलिंद में जब रक्त आता है तो आलिंद के संकुचन, ऑरिकल के संकुचन से रक्त कहाँ पहुंच जाता है, वेंट्रिकल में। तो जब ऑरिकल या आलिंद का जो संकुचन होता है जिसे क्या बोला जाता है, आलिंद का सिस्टोल बोला जाता है, या आलिंद का एक्साइटेशन बोला जाता है, या डीपोलराइजेशन बोला जाता है। इस गतिविधि से जो वेव या इलेक्ट्रिक वेव निकलती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल निकलता है, उसे तो हम ईसीजी में किस नाम से जानते हैं, पी पॉइंट के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद में होते हैं तीसरे अन्य बिंदु जिन्हें कहा जाता है QRS, और तीनों बिंदुओं को सम्मिलित रूप से QRS कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है। QRS कॉम्प्लेक्स किसका सूचक होता है, आलिंद से या ऑरिकल से ब्लड अब कहां आ गया, वेंट्रिकल में आ गया, निलय में आ गया। अब निलय वापस से क्या होगा, संकुचित होता है। निलय का भी क्या होता है, संकुचन होता है, तब रक्त जाके कहां पहुंचता है, रक्त वाहिनियों में जाता है, जैसा हमने मैकेनिज्म पहले देखा था। तो उसको क्या कह देते हैं, निलय का सिस्टोल बोल देते हैं। जैसे पहले हमने आलिंद के संकुचन को आलिंद का सिस्टोल कहा था, यानी कि ऑरिकल का सिस्टोल कहा था, अब वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है, या वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन इसे कह देते हैं। ये बिंदु Q से प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही बिंदु Q को हम देखेंगे वो प्रारंभ हो जाएगा किसका सिस्टोल, निलय का सिस्टोल या वेंट्रिकल का सिस्टोल, यहां से क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद आता है बिंदु T, और बिंदु T इंडिकेट करता है किसको, निलय के डायस्टोल को। अभी हमने देखा था सिस्टोल मतलब निलय का संकुचन हो जाना, वेंट्रिकल का संकुचित हो जाना, ठीक है। फिर संकुचित होने के बाद में जब वो रिलैक्स होता है तो उसको क्या बोल देते हैं, वेंट्रिकल का या निलय का डायस्टोल, या उसका रीपोलराइजेशन, या सिस्टोल का अंत। सिस्टोल मतलब संकुचन का अंत होने के बाद में वापस रिलैक्स होने की पोजीशन में आएगा, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, जो सिस्टोल हुआ था किसका, निलय का, वो खत्म हो जाएगा और वापस से क्या चालू हो जाएगा, डायस्टोल चालू हो जाएगा। तो इस संपूर्ण गतिविधि में जो भी सिग्नल निकलते हैं उसको किसके रूप में मापा जाता है, इस प्रकार की वेव्स के रूप में मापा जाता है, जिसे ईसीजी सिग्नल कहा जाता है। और ईसीजी में हमें 5 बिंदु दिखाई देंगे, PQRST, ठीक है। जो QRS है वो एक कॉम्प्लेक्स के रूप में हमें दिखाई देता है। और जब भी किसी भी व्यक्ति के हार्ट में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो उसके निलय का संकुचन या निलय का जो सिस्टोल है या वेंट्रिकल का जो सिस्टोल है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, जिससे जो
एक पर्टिकुलर समय में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की संख्या जो है वो बदल जाएगी। यानी नॉर्मल व्यक्ति में जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की संख्या होती है उसको हम गिन लेते हैं, वो निश्चित होती है। उसकी अपेक्षा हम देखते हैं यदि असामान्य रूप से निलय का संकुचन होता है तो उस स्थिति में ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की संख्या जो है वो घट जाती है या बढ़ जाती है, और इसी के आधार पर हृदय की बीमारी का पता ईसीजी के माध्यम से लगा लिया जाता है। ये था ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है कुछ बीमारियों की बात करेंगे हम। हृदय से संबंधित कुछ बीमारियां जो दिन प्रतिदिन के जीवन में हमें सुनने को मिलती है। कई बार हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट हो गया, कई बार बोलते हैं हार्ट अटैक हो गया। तो ये आज हम अंतर समझते हैं कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अरेस्ट में आखिर अंतर क्या होता है, समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले रक्त से संबंधित बीमारी है हाइपरटेंशन या हाई बीपी। हाई बीपी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, केवल ब्लड के प्रेशर का क्या हो जाना 140/90 से अधिक हो जाना ही क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर कहलाता है। और इस ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने के कारण हृदय से संबंधित कुछ अन्य रोग हो जाते हैं। यानी ब्लड प्रेशर बढ़ना अपने आप में हृदय की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ने से हृदय में कुछ बीमारियां हो जाती हैं। आइए देखते हैं किस किस प्रकार की बीमारियां हृदय की हमें देखने को मिलती हैं। पहली जो हृदय से संबंधित बीमारी है उसे बोलते हैं CAD, जिसे कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, या इसे एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें होता क्या है, एक धमनी, एक आर्टरी जो कि हार्ट को ब्लड की सप्लाई करती है। हार्ट को भी अपने प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ब्लड की सप्लाई चाहिए, और हार्ट को ब्लड की सप्लाई करने वाली जो धमनी है उसे बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी। अब इस कोरोनरी आर्टरी पे कई बार कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल या फाइबर टिश्यू क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, जम जाते हैं, जिससे हार्ट को ये कोरोनरी आर्टरी प्रॉपर रूप से सप्लाई नहीं कर पाती ब्लड की, और इसी रोग को क्या कह दिया जाता है, CAD या कोरोनरी आर्टरी डिजीज कह दिया जाता है। दूसरी बीमारी है एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस में हृदय से संबंधित जो मांसपेशी होती है, हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं, हृदय की जो मसल्स होती हैं, उनको प्रॉपरली क्या नहीं हो पाती, ब्लड की आपूर्ति नहीं हो पाती। तो CAD में तो क्या होता है, जमाव हो जाता है किस पे, कोरोना आर्टरी पे, कोरोनरी आर्टरी पर। और एंजाइना में क्या होता है, जो हार्ट की मसल होती है, उस हार्ट की जो मसल होती है उसको प्रॉपर से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, जिससे उस मांसपेशी में क्या आ जाती है, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, और उसके कारण जो रोग हो जाता है उसे क्या बोल देते हैं, एंजाइना बोल देते हैं। नेक्स्ट है हार्ट फेल या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसमें हृदय क्या कर देता है, पंपिंग कम कर देता है, पंपिंग कैपेसिटी जो ब्लड की होती है उसको हृदय क्या कर देता है, कम कर देता है। सम्मिलित रूप से इसे क्या कहा जाता है, हार्ट फेल या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहा जाता है। दो रूपों में ये हो सकता है, पहला है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट बीट नहीं कर पाता, हृदय को धड़कने के लिए एक पर्टिकुलर सिग्नल SAN नाम की स्ट्रक्चर से मिलता है, ठीक है। यदि ये सिग्नल प्रॉपर नहीं मिलता तो हार्ट क्या करता है, बीट नहीं कर पाता है। उस स्थिति को क्या बोल देते हैं, कार्डियक अरेस्ट बोल देते हैं, जिसमें व्यक्ति की तुरंत क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक में क्या होता है, बीट, हृदय बीट तो करता है, लेकिन हृदय को जो ब्लड की सप्लाई है, ब्लड आपूर्ति जो होती है वो क्या होती है, थोड़ी कम हो जाती है, अपर्याप्त होती है। इससे क्या हो जाता है, हृदय की जो मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, उनको नुकसान पहुंचता है, वो सक्रियग्रस्त हो जाती हैं। इसे क्या बोला जाता है, हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में अंतर है। कार्डियक अरेस्ट में तो हार्ट बीट करना ही बंद कर देता है, जबकि हार्ट अटैक में हृदय की जो मांसपेशियां हैं उनको अपर्याप्त रूप से रक्त की आपूर्ति होती है। ये थी हृदय से संबंधित कुछ बीमारियां। अब हमारी जो ये पूरी चर्चा थी, इसमें हमने देखा कि हार्ट का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है, हार्ट पंप करके ब्लड को कहाँ पहुंचाता है, बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, और बॉडी ऑर्गन्स से वापस से ये कलेक्ट करके, बॉडी ऑर्गन से कलेक्ट करके वापस से ये ब्लड कहाँ आता है, हार्ट में आता है। तो ये जो संपूर्ण गतिविधि है इसमें दो प्रकार की स्ट्रक्चर काम करती हैं। एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं धमनी या आर्टरी, और दूसरी स्ट्रक्चर को बोलते हैं वेन या सिरा। आइए एक टेबल के माध्यम से दोनों में अंतर को समझने का हम प्रयास करते हैं।
धमनी जो होती है वो क्या करती है, रक्त को हृदय से या हार्ट से ऊतकों की ओर ले जाती है। हमने देखा था, जैसे हमने हार्ट की क्रियाविधि को देखी थी, तो उसमें हमने समझा था कि किस प्रकार से हार्ट जो होता है, हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, एक विशेष प्रकार की संरचनाओं के द्वारा आता है, जिसे क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन। और उसके पश्चात यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलकर बाकी के शरीर में ये गमन करता है। तो हृदय से शरीर को जाने वाली, हृदय से शरीर को जाने वाली, हृदय से क्या जाने वाली, शरीर की तरफ, हृदय से शरीर की तरफ अर्थात ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसे क्या कह दिया जाता है, धमनी कह दिया जाता है। और ये जैसा मैंने आपको बताया, हार्ट से टिश्यूज की तरफ ब्लड को ले जाती है, और सिरा ऑर्गन्स से हार्ट की तरफ किसको लेके जाती है, ब्लड को लेके जाती है। ठीक है, तो इनमें क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा आर्टरी में, और सिरा में क्या होगा, अनऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जिसे अशुद्ध रक्त कह दिया जाता है। लेकिन एक अपवाद यहां हमें देखने को मिलता है। अपवाद कौन सा, जैसा हम देख पा रहे हैं, यहां हमने देखा था कि पल्मोनरी वेन शुद्ध रक्त को, अभी अभी हमने देखा कि वेन में या सिरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि पल्मोनरी वेन तो क्या है, शुद्ध रक्त लेके जा रही है फेफड़ों से हृदय में। तो ये एक अपवाद है, पल्मोनरी एक वेन एक अपवाद है, क्योंकि बाकी की जितनी भी सिरा या वेन है शरीर की, उनमें अशुद्ध रक्त होता है, जबकि पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त होता है। इसी प्रकार का एक अपवाद है यहां हमें देखने को मिल रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, जितनी भी प्रकार की आर्टरी होती हैं उनमें शुद्ध रक्त होता है, आर्टरी में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन यहां पल्मोनरी आर्टरी में हमें अशुद्ध रक्त देखने को मिलता है, और ये हृदय से फेफड़ों की ओर रक्त को लेकर जाती हैं। ये बात होगी। अब बात करें इनकी दीवारों की, धमनी और सिरा की दीवारों की यदि हम बात करें, तो धमनी या आर्टरी की जो दीवार होती है वो त्रिस्तरीय होती है, अपेक्षाकृत मोटी होती है, मस्कुलर होती है, पेशीय होती है, और त्रिज्या क्या होती है, पतली होती है, यानी कम खोखली होती है। ये त्रिज्या इनकी क्या होगी, कम होगी। किसी प्रकार के वाल्व धमनी या आर्टरी में उपस्थित नहीं होते, जबकि सिरा जो होती है वो भी त्रिस्तरीय होती है, लेकिन धमनी की अपेक्षा या आर्टरी की अपेक्षा वेन्स पतली होती हैं। इनमें जो पेशियां होती हैं वो अपेक्षाकृत कम होती है, और त्रिज्या क्या होती है, अधिक होती है, अर्थात अपेक्षाकृत अधिक चौड़ी होती हैं, अधिक खोखली होती हैं, और यहाँ पर वाल्व उपस्थित होते हैं। यहाँ वाल्व एब्सेंट और यहाँ वाल्व उपस्थित होते हैं। शरीर में यदि हम देखें तो बाहर की तरफ से जो हमें दिखाई देती हैं वो क्या देती हैं, आर्टरीज या धमनी हमें दिखाई देती हैं। हम देखेंगे जो नसें हमें दिखाई देती हैं ये क्या होती हैं, वेन्स होती हैं, क्योंकि ये वेन्स कम गहराई पर स्थित होती हैं, जबकि आर्टरीज जो होती हैं, धमनियां जो होती हैं, वो अधिक गहराई में हमारे शरीर में स्थित होती हैं। इसलिए बाहर से हमें क्या दिखाई देती हैं, वेन्स दिखाई देती हैं। रंग की यदि हम बात करें तो धमनियों का जो रंग होता है वो लाल होता है, जबकि सिराओं का रंग जो हमें नीले रंग की दिखाई देती हैं, ये क्या होती हैं, सिरा होती हैं। ठीक है, अब धमनी जो होती हैं इनमें हृदय की या हार्ट की जो पंपिंग है उसके कारण ब्लड क्या होता है, बहता है, इसलिए दाब धमनियों में अपेक्षाकृत अधिक होता है। क्यों, हार्ट से निकलकर इनमें क्या आता है, ब्लड आता है, हार्ट से ऑर्गन की तरफ ब्लड को ले जाती है, तो हार्ट का जो प्रेशर होता है वो इन पे लगता है, हार्ट की पंपिंग का जो प्रेशर लगता है, इसलिए यहां पर दाब क्या होता है, अधिक होता है। और हार्ट के द्वारा जो धमनियों पर दाब डाला जाता है उसी को क्या बोला जाता है, पल्स रेट। तो पल्स रेट किसमें, किसका नापन है, आर्टरीज में ब्लड के फ्लो का मापन है, जबकि यहां ब्लड होता है कैपिलरी एक्शन से। ब्लड का जो फ्लो वेन्स में या सिराओं में जो होता है वो किसके माध्यम से होता है, कैपिलरी एक्शन के माध्यम से होता है, इसलिए यहां दाब होता है कम। बात करें वसा के जमाव की, तो वसा का जो जमाव है उससे रोग होना, यानी वसा के जमाव से इन आर्टरीज का पतला हो जाने की जो संभावना है वो आर्टरीज में क्या होता है, अधिक होते हैं, जबकि वेन्स में ये खतरा अपेक्षाकृत कम होता है। क्या होता है, कम होता है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर या रक्त दाब चूंकि हार्ट का लगता है पंपिंग के कारण, तो यहाँ प्रेशर होता है अधिक, इसलिए इंजेक्शन पर रक्त की क्षति की संभावना, यदि हम आर्टरीज में इंजेक्शन लगाएंगे तो दाब चूंकि यहाँ अधिक है, ब्लड अधिक प्रेशर से बह रहा है, तो यदि इसमें किसी प्रकार का पंक्चर किया जाएगा तो यहाँ से रक्त की क्षतिपूर्ति या रक्त की क्षति जो होना है, नुकसान जो है, रक्त का बहने की अधिक संभावना होती है। इसीलिए यहाँ जो हम देखते हैं इंजेक्शन जो हमारे शरीर में लगाया जाता है वो कहाँ लगाया जाता है, रक्त दाब कम होने के कारण वेन या सिराओं में लगाया जाता है, ना कि
धमनियों में लगाया जाता है। और दूसरा कारण एक और है कि जहां से हम इंजेक्शन लगा देंगे वहां से आगे ही क्या होगी, देखिए जैसा मैंने आपको बताया, हार्ट से किसकी ओर, ऑर्गन की ओर क्या लेके जाती है, धमनी या आर्टरी किसको लेके जाती है, ब्लड को। अब मान लो हमारा कोई ऑर्गन, एक शरीर का ऑर्गन यहां स्थित है, एक शरीर का ऑर्गन यहां स्थित है मान लो। अब बी ऑर्गन और ए ऑर्गन ये है मान लो। अब धमनी में यदि हम इंजेक्शन, यहां धमनी में इंजेक्शन लगा देंगे तो ये जो दवाई जो इंजेक्शन के माध्यम से हम देंगे वो ब्लड का फ्लो केवल इस माध्यम, इस दिशा में हो रहा है तो बी तक ही ये पहुंचेगा, बी ऑर्गन तक पहुंचेगा। ए ऑर्गन तक यदि दवाई पहुंचानी हो तो वो इंजेक्शन के माध्यम से हम नहीं पहुंचा सकते। जबकि वेन में का जो ब्लड होता है वो पूरे शरीर में क्या करता है, सर्कुलेट करता है। ये भी एक कारण है कि जो इंजेक्शन दिया जाता है वो वेन में दिया जाता है, किस में दिया जाता है, सिरा में दिया जाता है, ना कि धमनी में। ये थी धमनी और सिराओं में अंतर। अब धमनी और सिराएं आपस में जिस माध्यम से एक दूसरे से मिलती हैं उसे क्या कह दिया जाता है, ब्लड कैपिलरीज कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, ब्लड कैपिलरीज। यानी धमनी और सिराओं का जो संगम स्थल है उसे एक रूप से क्या कह दिया जाता है, ब्लड कैपिलरीज। आइए देखते हैं। देखिए हार्ट से मैंने आपको कहा कि हार्ट से ऑर्गन तक ब्लड लेकर कौन आती है, आर्टरी। क्या, आर्टरी या धमनी। अब धमनी मान लो ये कोई ऑर्गन है शरीर का, वहां तक क्या लेके आ गई, ब्लड को लेके आ गई। अब इस ऑर्गन में क्या होंगी, सेल्स होंगी। ऑर्गन में क्या होंगी, सेल्स या कोशिकाएं होंगी। और इन कोशिकाओं के बीच में क्या बिछा रहता है, एक जाल बिछा रहता है पतली पतली नलिकाओं का, जिसे क्या बोल देते हैं हम, ब्लड कैपिलरीज बोल देते हैं। तो ये हो गई ब्लड कैपिलरीज, कहाँ हो गई, कोशिकाओं के बीच में स्थित होती हैं, ऊतक में स्थित होती हैं। अब यहां से क्या आ गई, आर्टरी या धमनी आ गई। आर्टरी या धमनी ब्लड यहां लेके आई। अब आर्टरी से ये किस में आ गया, कैपिलरीज में आ गया। किस में आ गया, कैपिलरीज में आ गया। और कैपिलरीज में क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2, O2 और CO2 का क्या हो जाता है, आदान प्रदान होता है। तो कैपिलरीज वो स्थान है जहां पर ब्लड में कोशिकाएं एक दूसरे से क्या करती हैं, एक्सचेंज करती हैं, ब्लड से पोषक पदार्थों को ले लेती हैं और अपशिष्ट पदार्थों को निकालकर वापस ब्लड में डाल देती हैं। ठीक है, तो ये थी कैपिलरीज जो किसके संगम पर स्थित होती हैं, ये संगम पर स्थित होती हैं आर्टरीज और वेन्स के संगम पर स्थित होती हैं। इनकी जो परत होती है, इनकी जो दीवार होती है वो भी त्रिस्तरीय, धमनी और सिरा की भांति क्या होती है, त्रिस्तरीय होती है। लेकिन लंबाई और त्रिज्या जो होती है इनकी धमनी और सिरा से कम होती है, यानी धमनी और सिरा से अपेक्षाकृत कम लंबी और कम पतली ये होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार धमनी ये सिरा को ये कनेक्ट करती है, ये हमने देख ही लिया। और साथ ही साथ इसमें ऑक्सीजनेटेड और नॉन ऑक्सीजनेटेड दोनों प्रकार का रक्त होता है। हमने देखा था कि सिरा में नॉन ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड या शुद्ध रक्त होता है, जबकि आर्टरी में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। लेकिन कैपिलरीज में दोनों प्रकार का रक्त होता है, क्योंकि धमनी और सिरा यहाँ आकर मिल जाती हैं, इसलिए दोनों ही प्रकार का रक्त पाया जाता है। किसमें, केशिकाओं में या कैपिलरीज में, ऑक्सीजनेटेड भी और नॉन ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड या अशुद्ध रक्त भी। ये बात करी ब्लड कैपिलरीज की। अब बात कर लेते हैं हार्ट से संबंधित कुछ विशेष प्रकार के तथ्यों के बारे में जिनसे भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हार्ट के चारों ओर एक आवरण होता है, उस आवरण को क्या बोल दिया जाता है, पेरिकार्डियम। तो हार्ट एक आवरण में स्थित होता है, उस आवरण को क्या बोल देते हैं, पेरिकार्डियम। और इस पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे पेरिकार्डियम फ्लूइड बोल देते हैं। जैसे क्या बोल देते हैं, पेरिकार्डियम फ्लूइड बोल देते हैं। हार्ट के यदि वेट की हम बात करें, भार की यदि हम बात करें, तो हार्ट का भार होता है 300 ग्राम। 300 ग्राम का क्या होता है, हार्ट का वजन होता है। अब जब भी हार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, रक्त में जब भी कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, उस स्थिति में ब्लड की एसिडिटी भी बढ़ जाती है। और जैसे ही एसिडिटी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, BP जो है, ब्लड प्रेशर जो है हमारा वो बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं जब भी हमारे रक्त में अम्लीयता बढ़ती है या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है तो उस स्थिति में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जबकि विपरीत स्थिति में हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी CO2 की मात्रा जो है वो बढ़ा देती है, CO2 की अधिक मात्रा तो BP को बढ़ा देती है, और ऑक्सीजन की अधिक मात्रा BP को या ब्लड प्रेशर को क्या कर देती है, कम कर देती है। ये थे कुछ तथ्य जो हार्ट से रिलेटेड है और परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस प्रकार से ब्लड, जैसा मैंने आपको बताया ये डायग्राम जो हमने देखा था, इसमें हमने देखा था कि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी
वेन के माध्यम से किस में पहुंच गया, हार्ट में पहुंच रहा था। और हार्ट से पहुंचता हुआ ये कहाँ जा रहा था, ऑर्गन्स, ऑर्गन से सेल्स तक ये पहुंच रहा था। और इस प्रकार से हम देख रहे थे गैसों का आदान प्रदान ब्लड के माध्यम से होता है। एक तो हम देखते हैं यहाँ कोशिका के स्तर पर होता है, यहाँ कोशिकाएं ऑक्सीजन ले लेती हैं और CO2 निकाल देती हैं। और यहाँ फेफड़ों के स्तर पर हम देखते हैं यहाँ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई, इन सेल्स के द्वारा निकाली गई उस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से ये सारा प्रक्रम होता है, कैसे ऑक्सीजन रक्त के थ्रू प्रवाहित होती है। तो ये जो ऑक्सीजन कहाँ से, फेफड़ों के थ्रू आई, फेफड़ों से थ्रू होते हुए कैपिलरीज के द्वारा ब्लड में जब प्रवेश करती है, तो ब्लड में प्रवेश करने के बाद ब्लड में स्थित कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिन्हें आरबीसीज कहा जाता है, उन आरबीसीज से ये ऑक्सीजन बंध जाती है, क्योंकि इन आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम की एक संरचना होती है। तो रक्त में ऑक्सीजन का जो प्रवाह होता है वो आरबीसी में स्थित जो हीमोग्लोबिन होता है उस हीमोग्लोबिन से बंध कर होता है। 97% ऑक्सीजन की ब्लड में इसी प्रकार बहती है। ब्लड में ऑक्सीजन का जो प्रवाह होता है वो 97%, 100 ग्राम यदि हमने ऑक्सीजन ली है तो उसमें से 97 जो पार्ट है वो आरबीसी के हीमोग्लोबिन के साथ बंध कर क्या होता है, रक्त में बहता है। जबकि 3% ऑक्सीजन जो होती है वो प्लाज्मा में घुलकर बहती है। हमने जब ब्लड के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था ब्लड के दो पार्ट थे। एक पार्ट जो कि परखनली में रखने से नीचे जम जाता है, वो क्या होता है, उसमें क्या होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होती है। जबकि दूसरा पार्ट जो ऊपर की तरफ हमें तरल रूप में दिखाई देता है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा। तो ऑक्सीजन का जो प्रवाह होता है रक्त में 97% तो इस आरबीसी वाले पार्ट से होता है और 3% प्लाज्मा वाले जो पार्ट है उसमें घुलकर ऑक्सीजन का प्रवाह रक्त में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन को यदि हम रक्त में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी 20% जो प्रवाहित होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ में बंधकर होती है। जबकि 70% के लगभग कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह रक्त में, जो कि कोशिकाओं द्वारा छोड़ी जाती है, किसमें, ब्लड में, और कोशिकाओं द्वारा छोड़ी गई ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में सोडियम या पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में बंध कर फिर शरीर से बाहर निकलने के लिए फेफड़ों तक पहुंचती है। और 10% कार्बन डाइऑक्साइड जो रक्त की प्लाज्मा है उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में बहती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन तो प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा और बाइकार्बोनेट के रूप में रक्त के द्वारा किया जाता है। सर्वाधिक बाइकार्बोनेट के रूप में, सबसे कम हीमोग्लोबिन से बंधकर, और ऑक्सीजन सर्वाधिक हीमोग्लोबिन से बंधकर और 30% प्लाज्मा में घुलित होकर। ये थे कुछ बातें किससे, रक्त में गैसों के परिवहन से संबंधित। अब बात करते हैं हम रेस्पायरेशन के बारे में, कुछ विशेष तथ्यों के बारे में। रेस्पायरेशन या श्वसन, श्वसन का तात्पर्य है ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करती है नासा मार्ग या नाकों के थ्रू, फिर ये कहाँ पहुँच गई, फेफड़ों तक पहुँच जाती हैं, और फेफड़ों से होते हुए फिर ये ब्लड के माध्यम से कहाँ तक पहुँचती हैं, हमारी कोशिकाओं तक पहुँचती है, कोशिका तक पहुँचती है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में श्वसन की जो गतिविधि होती है वो दो रूपों में होती है। एक तो क्या बोलते हैं, बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन का तात्पर्य है मुंह से लेकर या नाक से लेकर फेफड़ों तक हमारे शरीर में ऑक्सीजन का पहुंचना और कार्बन डाइऑक्साइड का इससे आगे बाहर निकलना। तो यहां तक की जो गतिविधि हो गई उसको तो क्या बोल दिया, बाह्य श्वसन बोल दिया हमने। और दूसरे प्रकार का ये जो श्वसन जो कि कोशिकाओं के अंतर्गत होता है इसे हम कोशिकीय श्वसन के नाम से जानते हैं। अब ये जो कोशिकीय श्वसन होता है ये दो प्रकार से हो सकता है। कोशिकीय जो श्वसन होता है ये सभी जीव जंतुओं में दो प्रकार से होता है, एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब होता है तो उसे वायुवीय श्वसन कह देते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब होता है तो उसे अवायुवीय श्वसन या अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोल देते हैं। ये तो हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन और ये हो गया अनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो वायुवीय श्वसन होता है वो मुख्य रूप से उच्च प्रजाति के जो पादप और जीव जंतु हैं उनमें पाया जाता है, जबकि अवायुवीय श्वसन निम्न प्रकार के पादप, यीस्ट, बैक्टीरिया और अंकुरित बीजों और फलों में होता है, क्योंकि वहां क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। जब वायुवीय श्वसन होता है तो ग्लूकोज का टोटल ऑक्सीडेशन होता है, पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है। देखिए हमारे मुंह से हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं,
तो ये आ गई ऑक्सीजन। क्या आ गई? ऑक्सीजन। ये कहाँ पहुंची? फेफड़ों तक पहुंची। ठीक है, कहाँ तक पहुंची? फेफड़ों। फेफड़ों से ये कहाँ गई? ब्लड में चली जाती है। ब्लड से ये कहाँ चली? हमारी सेल्स तक पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच गई? सेल्स तक पहुंच गई, सेल्स तक। तो सेल्स तक ब्लड में हीमोग्लोबिन से बनकर क्या पहुंच गई? ऑक्सीजन तो पहुंच गई। दूसरी तरफ हमारे मुंह से हम क्या खाते हैं? खाना, फूड जो हम खाते हैं, वो फूड में जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट जो और प्रोटीन जो होते हैं, वो अपने सरल रूप ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। और ग्लूकोज भी अब ब्लड से होता हुआ कहाँ पहुंच जाता है? सेल्स तक। तो सेल्स के पास में या कोशिकाओं के पास में दो चीज आ गई, एक तो ग्लूकोज और एक ऑक्सीजन। ठीक है, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब आ जाती हैं तो इस ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कर दिया जाता है सेल्स के स्तर पर, कोशिका के स्तर पर, और उससे क्या होती है? अंतिम उत्पाद मिलते हैं CO2 और H2O, यानी ग्लूकोज जिसे C6H12O6 के नाम से जाना जाता है, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलेगा कोशिकीय स्तर पर और क्या बना लेगा? CO2 और H2O बना लेगा। ये CO2 हमारे शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। यही होता है पूरी श्वसन की गतिविधि में। क्या होता है पूरे श्वसन की गतिविधि में? कोशिकीय श्वसन की जो गतिविधि होती है उसमें जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसे ग्लूकोज के नाम से हमने जाना, उसका ऑक्सीकरण होकर सरल कार्बनिक पदार्थ CO2 और H2O बन जाते हैं और किसी प्रकार का कोई विषैला उत्पाद नहीं बनता और शरीर को एनर्जी प्राप्त हो जाती है। तो कोशिकीय जब श्वसन होता है तो शरीर को 38 ATP एनर्जी के रूप में ऊर्जा भी प्राप्त होती है। अवायवीय श्वसन की यदि हम बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं आई, लेकिन ग्लूकोज तो यहाँ पहुंच गया। अब इस ग्लूकोज का क्या होता है? अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा तो निकलती है लेकिन कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। जटिल कार्बनिक पदार्थ अर्थात ग्लूकोज सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित तो होता है लेकिन CO2 और H2O के रूप में नहीं, या तो इथेनॉल के रूप में या लैक्टिक एसिड के रूप में। यीस्ट में बनता है इथेनॉल, यानी यीस्ट फफूंद जब क्या करती है? अपना अवायवीय श्वसन करती है तो उसका अंतिम उत्पाद क्या बनता है? एथेनॉल, और अपने शरीर की आवश्यक गतिविधियों के लिए उसको ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार बैक्टीरिया में क्या बनता है? अंतिम उत्पाद लैक्टिक एसिड और कुछ मात्रा में ऊर्जा निकलती है। और ये जो इथेनॉल है ये क्या होता है? विषैला होता है। यदि इसकी सांद्रता अधिक हो जाए तो ये क्या करता है? शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो हम कह सकते हैं अवायवीय श्वसन में विषैले उत्पाद भी, टॉक्सिक जो प्रोडक्ट है वो भी बनते हैं। जब भी हम क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं तेजी से जब हमारे द्वारा एक्सरसाइज की जाती है तो मसल जो सेल्स होती हैं, मसल जो हमारे मसल टिश्यू होते हैं उनमें जो सेल्स होती हैं उनको तेजी से ऑक्सीजन की क्या होती है? आवश्यकता होती है, क्योंकि तेज गति से उनको श्वसन करना पड़ता है कोशिकीय स्तर पर और उतनी मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो नहीं पाती। इसलिए मसल टिश्यूज में एक्सरसाइज, विग्रियस एक्सरसाइज के दौरान मसल्स टिश्यू में अवायवीय श्वसन या अनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के कारण मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण चालू हो जाता है। तो लैक्टिक अम्ल जो एक्सरसाइज के दौरान मांसपेशियों में बनता है उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है ऑक्सीजन की कम आपूर्ति। विग्रियस एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है और अवायवीय श्वसन प्रारंभ हो जाता है, जिससे लैक्टिक अम्ल बन जाता है CO2 और H2O की जगह। ये था वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अब जैसे मैंने आपको बताया श्वसन के दो पार्ट, पहला पार्ट क्या होता है? बाह्य श्वसन, जिसमें वायु फेफड़ों तक पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर निकलती है। और दूसरा होता है कोशिकीय श्वसन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो वसा हैं उनका ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकृत होकर क्या होता है? कोशिकीय स्तर पर ऊर्जा प्राप्त होती है। तीनों पदार्थों का जो ऑक्सीकरण होता है उससे प्राप्त ऊर्जा का क्रम अलग अलग है। सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वसा के ऑक्सीकरण से। 9.45 कैलोरी 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से हमें ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन के 1 ग्राम का यदि ऑक्सीकरण होता है तो 5.6 कैलोरी ऊर्जा मिलती है और कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.1 कैलोरी की ऊर्जा मिलती है। सामान्यतः हमारी जो कोशिकाएं हैं वो कार्बोहाइड्रेट को श्वसन के लिए, कोशिकीय श्वसन के लिए या ऊर्जा प्राप्ति के लिए प्रयोग में लेती हैं। शुद्ध वसा और शुद्ध प्रोटीन का कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होता श्वसन की गतिविधि के अंतर्गत। ठीक है, अब श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसमें मैंने जैसे आपको बताया ऑक्सीकरण होता है और इस ऑक्सीकरण के द्वारा क्या होता है? ATP के रूप में क्या होती है? ऊर्जा प्राप्ति होती है। ठीक है, और जब ये ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्ति होती है और श्वसन की जब गतिविधि होती है तो मैंने आपको बताया
जटिल पदार्थों का क्या होता है, ऑक्सीकरण, और जटिल पदार्थ अपने सरल रूप में बदलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट तो किस रूप में बदलता है, ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन अपने सरल रूप अमीनो अम्ल में, और वसा का यदि ऑक्सीकरण होता है तो वसा ग्लीसरॉल और वसीय अम्ल में बदलता है, और यह सारा कोशिकीय स्तर पर होता है, कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत होता है। चूंकि पूरी श्वसन की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ पदार्थ बनते हैं और कुछ पदार्थ क्या होते हैं, टूटते हैं, यानी संश्लेषण और अपघटन दोनों ही श्वसन की गतिविधि में होता है। इसीलिए श्वसन को क्या बोलते हैं, एक एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, उपापचयी अभिक्रिया बोलते हैं, अपचयन भी होता है और ऑक्सीकरण भी यहां होता है। यह था श्वसन की गतिविधि और किस प्रकार से श्वसन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के एक इंट्रोडक्शन के बारे में। नर्वस सिस्टम की यदि हम बात करें तो पूरा जो हमारे शरीर का नर्वस सिस्टम है उसे मोटे तौर पर 3 भागों में हम बांटते हैं। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक तो आता है ब्रेन, हमारे हेड में जो ब्रेन होता है, ब्रेन, और ब्रेन किससे जुड़ा होता है, स्पाइनल कोर्ड से या मेरु रज्जु से जुड़ा होता है। तो ब्रेन और मेरुदंड दोनों मिलकर क्या बनाता है, ब्रेन और मेरुदंड दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मस्तिष्क, ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड दोनों मिलकर क्या बना लिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इस ब्रेन से कुछ तंत्रिकाएं निकलती हैं, इस प्रकार स्पाइनल कोर्ड से भी कुछ तंत्रिकाएं निकलती हैं। स्पाइनल कोर्ड से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं उन्हें तो क्या कह देते हैं हम, स्पाइनल नर्व। इसी प्रकार ब्रेन से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं उन्हें क्या कह देते हैं, क्रेनियल नर्व। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। और तीसरे प्रकार का तंत्र होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, और इसके अंतर्गत 2 प्रकार की तंत्रिकाएं आती हैं, एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। आपको ये सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन ही तंत्रिका तंत्र के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जो हमारा सिलेबस है उसमें ये सम्मिलित नहीं है। केवल दैनिक जीवन से संबंधित कुछ बातें इस बारे में हमें ध्यान रहनी चाहिए कि मोटे तौर पर तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांट सकते हैं। नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र से ही संबंधित एक क्रिया है प्रत्यावर्ती क्रिया। ठीक है, और ये जो प्रत्यावर्ती क्रिया है ये संबंधित है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक पार्ट जिसे स्पाइनल कोर्ड हम कह रहे थे। कई बार हम देखते हैं कि जब हमारा हाथ अचानक से आग पे या सुई चुभ जाती है हमारे हाथ से, तो हम तुरंत बिना किसी रिएक्शन के हम क्या करते हैं, हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं, और ये गतिविधि बहुत ही क्विक होती है। जैसे ही सुई की नोक पे हाथ लगा वैसे ही हमारा हाथ पीछे चला जाता है। अर्थात ये सारी जो प्रतिक्रिया होती है ये बहुत ही तेज गति से होती है, और इस तेज गति से इस पूरी प्रक्रिया को होने के लिए एक चाप हमारे शरीर में बनता है जिसे प्रत्यावर्ती चाप के नाम से जाना जाता है, रिफ्लेक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। और जब भी हमारी उंगली, आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, जब भी क्या होता है, हमारी उंगली क्या हो गई, किसी मोमबत्ती की लौ के, मान लो क्या हो गई, मोमबत्ती की लौ हमारी उंगली की अगर लग गई तो तुरंत हमारा हाथ पीछे हट जाता है। इस हाथ के पीछे हटने का कारण क्या होता है कि यहाँ से जो नर्व होती हैं, ठीक है, वो सिग्नल लेके जाती हैं किसके पास में, ब्रेन के पास में नहीं, किसके पास में, स्पाइनल कोर्ड के पास में। और स्पाइनल कोर्ड इन्हें संदेश देता है वापस से क्या करने का, हाथ पीछे हटाने का क्या देता है, संदेश देता है। और ये पूरी गतिविधि कंट्रोल होती है किससे, स्पाइनल कोर्ड से। हम देखते हैं शरीर को अन्य जो निर्देश प्राप्त होते हैं वो ब्रेन से होते हैं, लेकिन यहाँ रिफ्लेक्स रिएक्शन में संदेश हमें किससे प्राप्त हुए, स्पाइनल कोर्ड से। तो इसके पीछे के कारणों की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि ब्रेन तक ये हाथ जलता, ये हाथ लगा यहाँ ज्वाला के, और ये संदेश यदि ये नर्व ब्रेन तक लेके जाती तो इसे अधिक दूरी तय करनी पड़ती, जिससे इसके प्रति जो अनुक्रिया करनी है, जो प्रत्युत्तर शरीर को देना है, उसके लिए जो निर्देश प्राप्त होते वो भी लंबा मार्ग तय करते। इस लंबे मार्ग को तय करने में तक तो हाथ जल जाता, इसीलिए एक शॉर्ट मैकेनिज्म, कम दूरी का पाथ यहाँ अपनाया गया, और उसी पाथ को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्स रिएक्शन बोला जाता है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से रिफ्लेक्स रिएक्शन के माध्यम से जैसे ही हमारे शरीर पे क्या होती है, कोई चीज चुभती है या फिर हमारे शरीर पे आग के संपर्क में आ जाता है तो या चोट लगती है तो हम हाथ को तुरंत पीछे खींचते हैं। ये सब किसके माध्यम से होता है, रिफ्लेक्स एक्शन या प्रत्यावर्ती चाप के माध्यम से होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कंकाल तंत्र से संबंधित या स्केलेटन सिस्टम से संबंधित कुछ प्रमुख बातों के बारे में। कुल यदि हड्डियों की संख्या दें, हमारे शरीर की जितनी भी हड्डियां हैं वो सारी हड्डियां मिलकर हमारे शरीर का क्या बनाती हैं, कंकाल तंत्र बनाती हैं।
टोटल हड्डियों की यदि हमारे शरीर में संख्या देखी जाए तो बाल्यावस्था में यानी जब हम बच्चे रहते हैं तो हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या 300 रहती है, लेकिन कालांतर में वो घट जाती है जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं। वयस्क अवस्था में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 206 हो जाती है। अब बात करें शरीर की सबसे बड़ी हड्डी के बारे में, सबसे बड़ी अस्थि के बारे में, सबसे बड़ी बोन के बारे में, तो वो बोन है जांग की जो हमारी हड्डी होती है जिसे फीमर नाम से जाना जाता है। तो फीमर जो होती है जो कि जांग की हड्डी होती है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। और इन बड़ी हड्डियों के बीच का जो ये खोखला भाग होता है इसे बोन मैरो या अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं। बोन मैरो या अस्थि मज्जा के नाम से हम पहचानते हैं। बोन मैरो या अस्थि मज्जा के नाम से हम पहचानते हैं जो बड़ी हड्डियां होती हैं उनके बीच के खोखले भाग को। सबसे छोटी हड्डी की यदि हमारे शरीर में बात की जाए तो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो हमारे कान में स्थित होती है। मैलियस, इनकस, स्टेपिस नाम की 3 हड्डियां होती हैं हमारे कान में, जिनमें से सबसे छोटी कौन सी होती है? स्टेपिस। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कान की स्टेपिस हड्डी। सबसे बड़ी कौन सी? फीमर, किसकी? जांग की। अब बात करते हैं हमारी जितनी भी हड्डियां हैं वो मांसपेशी से जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि हमारे हड्डियों को मूवमेंट कराने का जो कार्य करता है वो मांसपेशियों के द्वारा होता है। इसलिए मांसपेशी और हड्डी जरूर कहीं ना कहीं से आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। और हड्डी और मांसपेशी का ये जॉइंट होता है उसे क्या बोल देते हैं? टेंडन। तो टेंडन क्या हो गया? आप चित्र में देखें, टेंडन। टेंडन क्या हो गया? हड्डी और मांसपेशी का जो जोड़ होता है उसे हम टेंडन बोल देते हैं। तो ये हो गया, देखिए टेंडन। ये हो गई हड्डी, ये हो गई हड्डी और ये हो गई मांसपेशी। और इस हड्डी और मांसपेशी का जो ये जोड़ है इसे क्या बोल देते थे हम? टेंडन के नाम से जानते हैं। तो टेंडन क्या हो गया? हड्डी और मांसपेशी का जोड़। दूसरी स्ट्रक्चर होती है लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट का तात्पर्य होता है वो स्थान जहां एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ती है। एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ गई, ये एक हड्डी और ये दूसरी हड्डी। एक हड्डी दूसरी हड्डी से जिस स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़ी हुई होती है उस स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं? लिगामेंट। जबकि हड्डी मसल से जिस स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़ती है उसे क्या बोल देते हैं? टेंडन। तीसरी एक और स्ट्रक्चर होती है जिसे बोला जाता है क्या? कार्टिलेज। क्या बोला जाता है? कार्टिलेज। तो आइए कार्टिलेज को थोड़ा और हम देख लेते हैं। कार्टिलेज के बारे में यदि हम बात करें तो ये देखिए इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर होती है हड्डी में जिसे क्या बोला जाता है? कार्टिलेज। तो जोड़ों में जहां भी जोड़ होता है हड्डियों में, उन जोड़ों में बीच में जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है उसे क्या बोला जाता है? कार्टिलेज हम बोलते हैं। तो ये थी हड्डियों से संबंधित या कंकाल तंत्र से संबंधित 3 प्रमुख संरचनाएं जिन्हें हमने क्या क्या बोला? कार्टिलेज बोल दिया, टेंडन बोल दिया। एक हो गई कार्टिलेज जो हमने देख ली, कार्टिलेज। एक हो गया टेंडन और एक हो गया लिगामेंट। अब कार्टिलेज की यदि हम बात करें जो कि जोड़ पर पाया जाता है, इस प्रकार के जोड़ पे हमें कार्टिलेज दिखाई देता है। इस कार्टिलेज में ना तो किसी प्रकार की रक्तवाहिनी होती है, अर्थात किसी प्रकार के ब्लड कैपिलरीज भी नहीं होती, ना ही यहाँ कैल्शियम होता है, ना ही यहाँ फॉस्फेरस उपस्थित होता है। और इस कार्टिलेज का जो मुख्य कार्य होता है वो ये होता है कि जहाँ यहाँ हड्डी, 2 हड्डियाँ आपस में क्या होती हैं? जुड़ती हैं, जोड़ आपस में जुड़ता है। तो ये जो जोड़ होता है उस जोड़ को लचीलापन प्रदान करने के लिए उस जोड़ में दोनों हड्डियां एक दूसरे के ऊपर जब चलती हैं, देखिए यहाँ 2 हड्डियों के बीच का हमारा जोड़ है तो ये आसानी से चल सके उसके लिए घर्षण कम होना चाहिए। घर्षण कम होने के लिए क्या होता है? कार्टिलेज। और लचीलापन प्रदान करता है, घर्षण कम करता है कौन? कार्टिलेज। ठीक है, अब कार्टिलेज यदि क्या हो जाए? टूट जाए तो कार्टिलेज का मरम्मत जो होती है, इसका ठीक होना वो बहुत ही धीमी गति से होता है। क्या होता है? बहुत धीमी गति से होता है। इसीलिए जोड़ पे जब चोट लग जाती है तो उसको समय लगता है ठीक होने में। ठीक है, अब कान, श्वसन मार्ग और जोड़ों तीनों पर, ठीक है, हमारे कान में भी और श्वसन जो मार्ग है हमारा वहां पर भी कार्टिलेज उपस्थित होती है। साथ ही साथ हमारे जो जोड़ होते हैं हड्डियों के, वहां भी कार्टिलेज हमें देखने को मिलती है। तो ये थी कंकाल तंत्र या स्केलेटन संबंध से संबंधित कुछ प्रमुख बातें जो दैनिक जीवन के संदर्भ में हमें मालूम होनी चाहिए। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के जो सिस्टम्स हैं जिनका दैनिक जीवन से संबंध है उसके बारे में कुछ बातों को जाना। मिलते हैं अगली क्लास में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।